हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। सो देखिए, आपका जो ग्रेविटेशन का लेक्चर चल रहा है वो आपका जो है आज का लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर होगा, जहाँ पे आज जो है पूरी यहाँ पे जो बात होगी वो आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड पे होगी ना। इसके पहले हम लोग ने फोर्स के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं ना, बेसिकली दे आर व्हेन टू बॉडीज आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस आर, देन देयर मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर जो होता था, मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता था, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेसिस पे वहां पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी। आज यहाँ पे जो है फोर्स की बात ना करके यहाँ पे जो है फील्ड की बात होगी। फोर्स की बात पहले हमने लेक्चर 1 में जो है कवर कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो देखो यार, फील्ड क्या होती है? फील्ड आपकी क्या होती है? जैसे अगर मैं बात करूं, फील्ड आपकी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यानी अर्थ अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचना चाहती है ना। जैसे बोले तो जो है तुम्हारी क्लास में जो बंदी है वो तुमको अट्रैक्ट करना चाहती है ना, या तुम उसको अट्रैक्ट, तो वही बात हो गई, ठीक है, जनरल में। तो मैं बात इस पे कर रहा हूँ कि जो है ग्रेविटेशनल फील्ड्स आप जो है आपका फील्ड जो होता है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट मास, यानी किसी चीज को आप मास से डिवाइड कर दो वो स्पेसिफिक हो जाता है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड आपका क्या हो जाता है? जैसे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिमिलरली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग पढ़ते हैं ना। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, वैसे फोर्स का होता है। फील्ड का जो पढ़ते हैं वहां पे वही, मतलब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं, चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। ओके ओके, तो आज का जो पूरा लेक्चर होगा थ्योरेटिकल होगा, और कुछ यहाँ पे डेरिवेशंस भी होंगे ना, पर्टिकुलर किस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आता है ना, स्पेरिकल के केस में क्या आता है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग सिंपल आप लगा लीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ओके, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है आपका, जो है वेक्टर ई से इसे शो किया जाता है। भाई फील्ड है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज विच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी हम क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी की बात करते हैं जिसका डायरेक्शन हो प्लस मैग्नीट्यूड भी हो। और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जो कि हर डायरेक्शन में लगती है ना। जैसे ये मार्कर दो है, मार्कर के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही है। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की मतलब कि ऊपर से जो है नीचे की ओर जब आती है कोई ऑब्जेक्ट या गिरता है, तो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फील्ड ही लग रही है। भाई फील्ड ना लग रही होती तो वो अट्रैक्ट ही क्यों होता, है ना। तो ये सारे रीजन होते हैं। जैसे अब मैं बोलूं, एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। जैसे ये मान लो अपना अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है ना। तो ये जितने फील्ड लाइंस होती हैं इस तरीके से शो किए जाते हैं। फील्ड लाइन जो होती है आपकी इस टाइप से, है ना। अब देखो फील्ड लाइन इस तरीके से शो की जाती है, यानी ये आपका जो है अपर लेयर है, अर्थ से अपर लेयर है। अर्थ का जो है ये अपर लेयर है, और जितनी फील्ड लाइन होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, खींचता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं ना। ये एरो जो है अर्थ की तरफ दिखने का मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो कोई भी है वो गर्थ मतलब अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहा है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, जैसे इसको डिफाइन करना चाहे तो वेक्टर ई जो होता है, यानी आपका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वेक्टर ई, इसे वेक्टर ई से शो करते हैं हम, है ना। वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज डायरेक्शन। इसको अगर मास मतलब कि कैसे शो किया जाता है, कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है, तो फोर्स पर यूनिट मास, यानी जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो पर यूनिट मास में कितना मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वही आपका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है, यानी F डिवाइड बाई एम। और ये याद रखिए ये कैसा मास होता है? ये पॉइंट मास होता है, पॉइंट मास। जैसे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे पॉइंट मास के लिए पढ़ते हैं, या फिर टेस्ट मास आप बोल सकते हो। जैसे वहां टेस्ट चार्ज पढ़ते हैं तो एम को क्या बोलते हैं? यहाँ पे एम आपका क्या होता है? पॉइंट मास।
पॉइंट मास या फिर इसी को बोल देते हैं टेस्ट मास, है ना, टेस्ट मास। अब देखो इसको कैसे, मतलब फील्ड को कैसे डिराइव करते हैं, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था, कि F बराबर क्या होता था, वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या आती थी, Gm1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना, ये पढ़ा था हम लोग ने फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, तो फील्ड की वैल्यू निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ फोर्स की वैल्यू रख दो, यहाँ पे टेस्ट मास है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे G टाइम्स ऑफ m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन मास, यानी m से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाई ये दोनों मास मान लो इक्वल है, अभी के लिए ये क्या मास मान लो इक्वल है, m1 m2 इक्वल टू m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी दोनों मास क्या इक्वल है, तो एक मास से एक मास कैंसिल हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, मेरे से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू आती है यहां से G टाइम्स ऑफ m बराबर आर स्क्वायर, है ना, G टाइम्स ऑफ m बराबर आर स्क्वायर, जहां पे G क्या है आपका, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, और अगर मैं बोलूं कि ये पहले मैंने बताया कि जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो है हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना, मतलब करना होता है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई, देखो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होगा, आप जो है आर कैप के, मतलब आर कैप से जो है डिवाइड कर दो। आर कैप क्या होता है, आर कैप में बोलने का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर से आप जो है, पोजीशन यूनिट वेक्टर से आप जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आर कैप बन जाता है। यानी आर कैप का सिंपल फॉर्मूला मैंने कल बताया था, मतलब कल क्या जो है इसके पिछले लेक्चर में जो आया था, तो आर कैप यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैप क्या होता है, वेक्टर आर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर, है ना, मॉड ऑफ आर, जहां पे रिलेशन इसका क्या होता है, मॉड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ आर कैन नॉट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना, ये होता है आपका जो है, ये जनरली होता है वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में शो करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये सिंपली आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो G टाइम्स ऑफ m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो इसको आप आर स्क्वायर ना करके ये आपको क्या कर देना है, वेक्टर आर कह देना, वेक्टर आर, तो इसको आर कैप से जो है मल्टीप्लाई कर दो, आर कैप से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर, वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को ना, जैसे इस टाइप से मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ए कॉमा बी, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ए बी पॉइंट हो गया, है ना, मान लो ए बी पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो करेंगे, जैसे ये पॉइंट आपका है, तो यहां से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर लग रही है, ए से बी की तरफ लग रही है, और यहाँ पे बी से ए की तरफ लग रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो दोनों के जो है आपकी जो है यूनिट वेक्टर वेक्टर क्या होंगे, यानी आर वेक्टर क्या होगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसके रिस्पेक्ट में ए बी से ए के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके मतलब की रिस्पेक्ट में आएगी, आर ड्यू टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी आर टू 1 आएगी। और इसके बात करें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की बात करें, तो यहां पे क्या आएगा, आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर 2 ड्यू टू 1, यानी जो आपकी रेडियस वेक्टर होगी वो आपकी जो है 1 के बाद में 1 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के बाद में रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो आपकी आर पोजिशनल वेक्टर R1 ड्यू टू 2, और जो है 2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो R2 ड्यू टू 1, है ना, इस तरीके से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आपकी सिंपल होती है, मैंने क्या बताया, आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है आपकी, F/m होता है, यानी फोर्स पर यूनिट मास, है ना, m क्या है आपका टेस्ट मास है या फिर पॉइंट मास है। तो इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, F क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, और K मास कितना होता है, मास की SI यूनिट क्या होती है, kg।
तो न्यूटन पर केजी जो है इसका जो है आपका यूनिट होता है ना, न्यूटन पर केजी। ये आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, न्यूटन पर केजी। ये आपकी जो है न्यूटन पर केजी इसकी जो है यूनिट होती है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। डायमेंशन क्या क्या होता है इसका, देखो डायमेंशन मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, तो न्यूटन का कितना होता है MLT-2 है ना, और केजी कितना होता है m। तो यहाँ पे क्या हो जाता है m नॉट L टू द पावर m नॉट L टू द पावर 1 T2 माइनस, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है m नॉट L टू द पावर 1 T2 माइनस, है ना। तो इसकी जो है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात करेंगे तो यहाँ पे m नॉट T टू द पावर -2 ये हो जाता है आपका डायमेंशन। ओके, अब जैसे मैं बात करूं कि मतलब कि एक, अब देखो यहाँ पे कई सारे केसेस आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करने के लिए कि पॉइंट मास के लिए जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, है ना। अगर कोई रिंग रखी है तो उसके एक्सिस के अबाउट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो ये सब जनरली हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो देखो इससे पहले जो है एक दो क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं क्वेश्चन एक लेता हूं जो है, 2 मिनट। जैसे देखो आपको क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन इस टाइप से सिंपल ये है जो है, जो अभी अप्रोच सीखा है। तो क्वेश्चन ही आपको जो दिया है कि अ टेस्ट मास of 10 kg experiences a force of 20 Newton, then find the gravitational field. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको निकालनी है। तो आपको देखो जनरली आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटेशनल का फील्ड अभी हम लोग ने देखा है क्या होता है, वेक्टर ई डिवाइड बाय वेक्टर इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट मास, यानी वेक्टर एफ डिवाइड बाय टेस्ट मास। अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करनी है तो यहां से फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोर्स की वैल्यू आपकी 20 न्यूटन दे रखी है ना। अ टेस्ट मास ऑफ 10 kg एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन का आपको फोर्स दे रखा है और आपका टेस्ट मास की जो वैल्यू है 10 kg है। तो 20 अपॉन 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 न्यूटन पर केजी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी आपकी जो है 2 न्यूटन पर केजी, है ना। अब ये देखो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आई जे के कैप के अलॉन्ग डायरेक्शन होता है। मैं मान लो यहाँ पे जे कैप ले लेता हूँ, मान लो यहाँ जे कैप ले लेता हूँ। तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वो एक्सिस के अलॉन्ग जो है वहां पे हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। आई कैप में है तो आई कैप में शो करेंगे, जे कैप में। अभी मैंने ऐसे जनरल एक क्वेश्चन लिया है, बट जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आगे कराऊंगा कि आपको जो है एक्सिस के अलॉन्ग जो है, मान लो अगर कुछ इस टाइप से दे दिया होता, मान लो इसको ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो 10 kg का मास जो है आपका जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा होता है, फोर्स आपकी वाई एक्सिस में लग रही है। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, आई कैप होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, जे कैप, जेड एक्सिस क्या होता है, के कैप। तो एक्स और वाई के अलॉन्ग क्या लगता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के। आई क्रॉस जे क्या होता है, तो के के डायरेक्शन में लगता है ना। तो इस टाइप से जो है हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, इस टाइप से। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आप नोट करिएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, सिंपल आपका जो है 2 मासेस है। पहला मास क्या है आपका m है, एंड नेक्स्ट मास आपके क्या है 4m है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर ना।
9 सेंटीमीटर दे रखा है ना। फिर पूछा है एट व्हाट पॉइंट द वेक्टर ई यानी ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है ना, ये मैं ऐसे लिखता हूँ मैक्सिमम, एक्स की पावर m लगा देता हूँ, ठीक है, तो इससे ज़्यादा घबराइएगा मत, ठीक है। तो एट व्हाट पॉइंट बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, मैक्सिमम होगी। तो किस पॉइंट के लिए आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगी। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो देखो मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला जो है gm/r² होता है, gm/r² है ना, gm/r² होता है। तो यहां से देखो ग्रेविटेशनल फील्ड हमको निकालना है, यानी हमको डिस्टेंस निकालनी है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो अगर ये पॉइंट P है, मान लो इसको पॉइंट मिड पॉइंट आपका P है, तो इधर भी फील्ड लग रही होगी, प्लस इधर भी फील्ड लग रही होगी E2। इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रही है, ये E2 लग रही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि दो इक्वेशन के थ्रू जो है हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आपकी जो है मैक्सिमम होगी। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे लिखेंगे, तो E1, देखो E1 वेक्टर E1 पहले लिखेंगे इक्वल टू वेक्टर E2, है ना, दोनों के फील्ड मतलब कि दोनों को आप इक्वल कर दो, है ना। बोला है कि आपकी जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है ये आपकी जो है इक्वल है, ये मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, एट व्हाट पॉइंट ई इज मैक्सिमम, यानी किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, जब आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी जो है इक्वल है, यानी एक दूसरे के इक्वल है ना। तो ये कंडीशन आप लगा दो, यानी इसका मतलब क्या हो गया, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू लिखेंगे तो GM बाई, अब देखो ये 9 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, मान लो x, मान लो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये x है तो अगर देखो थोड़ा सा समझना, ज्योमेट्री समझना, यहाँ पे मान लो ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी थी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर है। और मान लो अगर मैंने इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैंने x लेट कर लिया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस 9 माइनस एक्स होगी, 9 माइनस एक्स होगी, 9 माइनस एक्स होगी। तो इस पॉइंट के लिए मैं लिखूंगा तो GM/x² लिखूंगा, और इस पॉइंट के लिए जब मैं लिखूंगा तो G टाइम्स ऑफ, यहाँ पे m था तो यहाँ पे मास कितना है 4m है, तो 4m/9 माइनस x², 9 माइनस x² का 9 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे होगा ये, थोड़ा सा मैं इसको सही तरीके से लिख दूं, तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ये GM/x², और ये क्या हो जाएगा G4GM बाई मास 4m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो GM कट गया, GM से GM कट गया, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x² इक्वल टू 4, टेकिंग बोथ साइड अंडर रूट, टेकिंग बोथ साइड रूट, आप रूट ले लो बोथ साइड। तो यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, यहां से देखो यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 4x, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स, सॉरी 4x नहीं होगा, ये 4x नहीं होगा ना, 9 माइनस एक्स बोथ साइड मैंने रूट लिया, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, है ना। तो 9, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 2x इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2x प्लस एक्स यानी आपका कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या होगी 9/9/3, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं यहाँ पे
एक्स की वैल्यू अगर 3 सेंटीमीटर पे देखूं तो वहां पे आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी ना। एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग नोट करो जरा, ये आप लोग नोट करो। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है अगर कोई जो है रिंग जो है आपके एक्सिस अबाउट रखी है तो उसके केस में जो है आपकी इलेक्ट्रिक यानी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी। मेरे से बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना। तो ग्रेविटेशनल हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे ना। किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है अगर कोई की सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क के अलोंग जो है उसके एक्सिस पे जो है आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, उसको देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको जो है एक सर्कुलर रिंग बनानी है ना, रिंग के केस में हम लोग देख रहे हैं, है ना, सर्कुलर रिंग के केस में इस टाइप से। तो यहाँ पे एक डाल लीजिएगा E एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, है ना, सर्कुलर रिंग, या आप बोल सकते हो सर्कुलर रिंग एक्सिस, यानी एक्सिस के रिंग पे। लैंग्वेज थोड़ा गलत होगी मुझे पता है, देख लेना। ठीक है, तो इस केस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। मान लो इसको आपको जो है ऐसे पहले इसको ड्रॉ करना होगा फिगर को। ये सर्कुलर रिंग है ये, है ना। तो इसके एक्सिस पे देखना है, एक्सिस यानी इस पार्ट पे देखना है कितना आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। तो इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लो, रुको, ठीक है, इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लिया। मान लो ये जो आपकी रेडियस है ये ए है ना, यहां से यहां तक की जो सर्कुलर रेडियस है ये ए है, ये ए है, ठीक है। और ये वाली जो एक्सिस है यानी परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ये आपकी, ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये आपकी जेड मान लो, इसको क्या मान लो, जेड मान लो। ये एक्सिस कितनी है, जेड है ना, ये कितना है, जेड है। परपेंडिकुलर लाइन कितना है, जेड है, इसको जेड से डिनोट कर दो। ये पॉइंट ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, इस टाइप से ना। यानी रिंग केस में जो है हम लोग निकालना है यहाँ पे कितना जो है आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड अभी पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या आती है, सिंपल, अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो जी एम बाई आर स्क्वायर आती है, आर स्क्वायर आती है, ठीक है, ये आती है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। अब देखो किसी भी रिंग इसके मतलब कि एक्सिस के अबाउट ग्रेविटेशनल की फील्ड कितनी आएगी वो देखो। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकालो पहले, यानी हाइपोटेन्यूज निकालो। तो यूजिंग पाइथागोरस हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू क्या आएगी। तो ए बी की वैल्यू आएगी, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी थर्ड साइड आप बोल सकते हो, स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको ये ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ पे तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, है ना। तो ए बी की वैल्यू हमें निकालना है। तो ए बी की वैल्यू आप लेट कर लो, मान लो पी है ना, लेट कर लो आप पी है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए ओ कितना है आपका, ए ओ आप कितना कितना है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर, और ओ बी कितना है आपका, ए स्क्वायर, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इसकी वैल्यू पता चल गई, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो है कि थोड़ा सा मतलब इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं, यानी अगर हमको किसी स्मॉल एलिमेंट की स्टडी करनी हो, यानी एक मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यू की स्टडी करनी हो, जैसे आपको रॉड दे दिया गया और जो है मान लो सिलेंडर आपको कोई दे दिया गया, अगर उसकी पूरे पार्ट की स्टडी इम्पॉसिबल
है ना, एक छोटे से एलिमेंटल स्ट्रिप काटो जो है, उसके लिए स्टडी करो, फिर ओवरऑल उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है आपका जो है समेशन होता है ना, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है आपका, समेशन होता है। तो मतलब कि इंटीग्रेट आप कर रहे हो तो सिंपल आपका क्या हो जाता है कि जो है किसी भी पार्ट का जो है समेशन आप कर रहे हो, यानी उसकी मतलब कि लार्ज लेवल पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई आपकी जो है। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस थीटा, ये सब वैल्यू जो निकालने अभी देखो कैसे यूज होगा, कैसे यूज होगा ना। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये आपका जो ओ ए बी है आपका जो है थीटा एंगल है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, कॉस थीटा कितना होता है, बी बाई एच। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस आपका क्या हो जाएगा, जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये जेड होगा ना। तो ये आपकी जो है पहली इक्वेशन आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहां से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं हम जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो स्मॉल स्टडी कर रहे हैं तो स्मॉल एलिमेंट के लिए डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी जो है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो और देखो ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर आपका क्या हो जाएगा, डी आर आपका जो होगा पोजिशनल वेक्टर, स्मॉल पोजिशनल वेक्टर, यानी स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करें। अगर इसी को थोड़ा सा काट के बाहर निकालोगे ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे इस टाइप से मान लो ऐसे, ये वाला पार्ट क्या होगा आपको डीएम बोल सकते हो, ये वाला पार्ट आपको क्या बोल सकते हो, डीएम बोल सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीई हो जाएगी ना, डीई फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर फॉर स्मॉल वेक्टर आर, है ना, फॉर स्मॉल वेक्टर आर, फॉर स्मॉल वेक्टर आर। तो यहां से जो है आप कैलकुलेट करो पहले, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वैल्यू आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, यहां से डीई बराबर क्या हो जाएगा, डीई बराबर आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। इंटू कॉस थीटा क्यों किया, क्योंकि आप ये देखो कि जी इंटू एम यानी जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, देखो एक दो चीज मैं यहाँ पे और क्लियर करूंगा कि देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है, दो प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये ए डॉट बी जब निकालना होता है तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है आपका जो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये आपका कैसा प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और ये कैसा होता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। तो हमेशा रखिए, याद रखिएगा कि जो है स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपको जो है साइन थीटा देगा ना। स्केलर प्रोडक्ट आपको जो है कॉस थीटा देगा, और वेक्टर प्रोडक्ट आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट यानी फिर साइन थीटा देगा ना। ओके, तो यहां से देखो इसकी वैल्यू यहां से ये डीई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है, तो आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर आप क्या बोल सकते हो, आर स्क्वायर इसको ना बोल के आप जो है ए स्क्वायर बोल दो, इसको पी स्क्वायर बोल दो ना, इसको पी स्क्वायर बोल दो। क्योंकि हम लोग जो है इसकी वैल्यू मतलब ए बी की वैल्यू यहां लिखते हैं ना, ए बी की वैल्यू लिख रहे हैं यानी पी स्क्वायर। और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, सॉरी पी की वैल्यू कितना है, ए अपॉन पी की वैल्यू कितनी है आपकी जो है ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आप लिखोगे तो डीई इक्वल टू जी एम, पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है, तो ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको देखो थोड़ा सा इधर लिखते हैं,
तो कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग ने निकाल लिखी है, जेड अपॉन क्या हो जाएगा आपका जो है ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। तो डीई आपका क्या हो जाएगा, डीई इक्वल टू जी एम ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू जेड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाला है, तो जेड अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना। तो ये डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जो है जी एम इंटू जेड अपॉन रूट ऑफ यह कितनी पावर है, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको हटाओगे रूट हटाओगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ, एंड हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा आपका जो है, ये डीई ना कर लो जो है, डीई ना करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोग ने अभी जो है डीएम के रिस्पेक्ट में बात करनी, मतलब कि आप स्मॉल एलिमेंट अभी नहीं ले रहे ना, हम स्मॉल एलिमेंट सेगमेंट नहीं ले रहे हैं, तो डीएम के रिस्पेक्ट में भी बात नहीं कर रहे, सिंपल आपका रिंग के अबाउट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी स्मॉल ई वेक्टर ई ये वेक्टर लगा लीजिएगा, वेक्टर ई, तो वेक्टर ई अगर देखो डीई के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो यहाँ पे डीएम लिखोगे, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए हम लोग जब स्मॉल सेगमेंट के लिए बात करेंगे तो वहां पे डीएम यूज करेंगे ना। डीई के लिए आप जो है बात करोगे यानी छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करोगे तो वहां पे जो मास लोगे आप जो है, मास आपका जो है डीएम हो जाएगा, तो जी टाइम्स ऑफ डीएम अपॉन पी स्क्वायर लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहां से ओवरऑल जो रिजल्ट आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, जी एम जेड, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस दोनों को कंबाइन कर दोगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 1+1/2 यानी 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका जो रिजल्ट निकलता है ये किसी रिंग के एक्सिस के अलोंग जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जी एम जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो ये देखो अगर किसी पॉइंट के मतलब पॉइंट की बात करें यानी सेंट्रल पॉइंट की बात करें एट पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ के अलोंग देखेंगे तो रेडियस जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये केस है थोड़ा सा इसको लिख लेना, तो एट पॉइंट ओ ए अप्रोक्स कितना होगा, जीरो होगा, तो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ए को नेग्लेक्ट कर दो यहां से, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, जी एम जेड अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो जेड क्यूब, है ना। तो ये रिजल्ट आपका जो है आता है जब किसी पॉइंट पे मतलब कि ओ पॉइंट के अबाउट देखोगे तो यहाँ पे रेडियस जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से ये आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जी एम जेड अपॉन जेड क्यूब, है ना, ये आ जाता है। तो ये रिजल्ट आपका जो है सर्कुलर रिंग के केस में आता है, जो है आपका जो है ओके, ये रिजल्ट आपका जो है सर्कुलर रिंग के केस में आता है। अब देखो दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जो है एक दो क्वेश्चन इस पे करेंगे जो है, उसके बाद जो है ये टॉपिक क्लोज करेंगे यहीं पे, ठीक है। इसके बाद जो है स्पेरिकल का केस जो आएगा, स्पेरिकल के केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन नोट कराने चले तो मार्कर ही बंद हो गया, दिक्कत यही है यहाँ पे सारा। चलो तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड ई मैक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एट x इक्वल टू r/√2, है ना, r/√2, ये क्वेश्चन दिया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है रिंग के एक्सिस के अबाउट, वहां पे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलता है, r/√2 पे,
इस क्वेश्चन के थ्रू अभी पता चल जाएगा, है ना। x इक्वल टू आर बाई रूट टू, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, पहले डायग्राम इसका ड्रॉ करना होगा। तो इस टाइप से देखो मैं कैसे करूंगा, देखो सर्कल पहले बना लो, एक रिंग बना लो, ये हो गया, ठीक है, ये आपका रिंग हो गया। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, इस टाइप से एक्सिस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया तो, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसा कुछ फिगर आपको दिया है, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ओ बी जो है आपका, ओ बी जो है ओ ए के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। ओ बी जो है आपका जो है ए बी ए ओ के परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये रेडियस आर है, रेडियस आर मान लो इसको, और ये एक्स मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोला गया है कि किस पॉइंट पे आपका जो है ग्रेविटेशन, मतलब कि एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू पे आपका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट आपका कितना होगा, तो ये निकालना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर बाई टू पे। तो देखो कैसे करेंगे, ई क्या है हमारा, नेट रिजल्ट क्या आया है, तो जी एम जेड, यहाँ पे जेड मैंने रिजल्ट निकाला, तो यहाँ पे जेड नहीं यूज किया है मैंने, एक्स यूज किया है, तो जी एम एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स लिया है तो यहाँ पे एक्स, भाई देखो चीजें वही निकलती है, बस आपका जो है रिजल्ट थोड़ा, मतलब कि यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो गया, वहां पे एक्स लिया था यहाँ पे जेड ले लिया, मतलब इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी पावर कितनी आई थी, 3/2। अब एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पे कितना मैक्सिमम होगा आपका जो है ये निकालना है, ई एट आप ऐसे बोल सकते हो, ई एट आर बाई रूट टू, इसको मॉड मत समझिएगा, मैंने ऐसे डिनोशन के लिए लगा दिया ना, तो ये कितना हो जाएगा, आर बाई रूट टू पे कितना पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, जी एम एक्स की वैल्यू कितनी है, आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू अपॉन ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये आर बाई रूट टू लिखा है ना, आर बाई रूट टू, तो इसको एक्स बाई रूट टू कर लो, सॉरी एक्स बाई रूट टू ना करो, ये आपका जो है ये आर स्क्वायर कर लो, ये आर स्क्वायर कर लो, ये स्मॉल है, ये स्मॉल आर था, ये रेडियस था, स्मॉल आर था, थोड़ा दिक्कत उसमें हो रही है कि डिनोट इन्होंने कुछ अलग तरीके से किया, मैंने कुछ अलग तरीके से किया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको जो है आर बाई रूट टू, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कर लो, यहाँ पे आर स्क्वायर कर लो, तो ये इसको आप जो है एक्स स्क्वायर एक्स कर लो, रेडियस को आप एक्स कर लो, यहाँ पे इसको कैपिटल आर कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, है ना, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, r बाई टू पे, r बाई रूट टू पे, तो x की वैल्यू आप रूट टू पुट करोगे, r बाई रूट टू पुट करोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू, एक्स की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी, भाई x की जगह पे r बाई रूट टू पुट करेंगे, तो वहां पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, r बाई टू हो जाएगी, r बाई टू हो जाएगी, एक्स की जगह पे आर बाई रूट टू पुट किया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो यहां से क्या हो जाएगा, जी एम आर डिवाइड बाई रूट टू, ये कितना हो जाएगा, 2r² प्लस r², 3r² बाई 2, है ना, टू द पावर 3/2, ठीक है। और यहाँ पे आप जो फाइनल रिजल्ट लिखोगे, वेक्टर ई एट आर बाई रूट टू, एट आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू पे कितना आएगा आपका जो है, जी एम आर
GMR√2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3R, 3 3 9, 3 27, यानी आप ऐसे ही लिख लो 3R/2 टू द पावर Q, है ना। ये R/2 पे जो है आपकी जो है मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। या आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि आप ऐसे लिख सकते हो, 2 मिनट, तो ऐसे लिख सकते हो कि R/√2 पे जो है आपकी वैल्यू ये आएगी ना, आप ऐसे ये बता सकते हो। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, जो है ये आप नोट कर लीजिए, तब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, ठीक है। नोट करो पहले। अब देखो एक केस और जो आपका जो है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू होती है कि जो है आपकी रिंग के केस में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। एक जनरल तरीका यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको जो है सर्कुलर रिंग, अभी सर्कुलर रिंग पे डिस्कस किया, यानी आपकी जो है सेमी सर्कुलर रिंग पे कितना आएगी ना, हाफ सर्कल जब होगा तब कितना आएगी, तो उस पॉइंट के लिए आपकी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी ना। तो इस टाइप से आप पहले डायग्राम ड्रॉ करो, है ना। तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा। सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सेमी सर्कुलर केस में कितना आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ए मान लो, ये आपकी पॉइंट बी मान लो, ठीक है। ये आपका पॉइंट बी मान लो, ये ए मान लो, ठीक है। ओके, तो हमको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है सेमी सर्कुलर के बीच में। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि आप जो है एक स्मॉल एलिमेंट कट करो, एक स्मॉल एलिमेंट कट करो, उसके बेसिस पे उसको इंटीग्रेट या फिर कुछ भी करके जो है उसको इंटीग्रेशन मेथड यूज होता है बेसिकली। उसको जो है स्मॉल एलिमेंट कट करके उसके बेसिस पे पूरा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की सेमी सर्कुलर के केस में कितना है। ओके, तो यहाँ पे होगा कि ये पॉइंट मान लो ओ मान लो, ये मिड सर्कल पॉइंट है, तो ये जाहिर सी डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, यानी रेडियस सर्कल की आर है ना। तो यहाँ पे एक एलिमेंट कट करना है, यहाँ पे एक एलिमेंट कट करना है, इस टाइप से यहाँ पे एलिमेंट कट कर लो, यानी ये आपका एलिमेंट कितना हो जाएगा, DM हो जाएगा, DM हो जाएगा। और ये कितना होगा, R, और ये आपका छोटा सा एंगल की बात करेंगे तो ये D थीटा हो जाएगा ना, D थीटा एंगल आपका कितना हो जाएगा, D थीटा हो जाएगा। और रेडियस आपका कितना है, स्मॉल r है, और स्मॉल मास के लिए हम लोग स्टडी करेंगे तो आपका जो है DM हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए DM हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यार देखो, इसको डायग्राम को थोड़ा सा मतलब और मतलब कि क्लैरिफाई मैं करता हूँ, कैसे देखो करूंगा। तो ये देखो इस तरीके से आप इसको डायग्राम को बाहर बनाने की कोशिश करो। तो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट हमारा क्या था, O था, ये पॉइंट हमारा क्या था, O था। इसको जो है ये जो मैंने एलिमेंट कट किया है, इसको थोड़ा सा मतलब वाइडर रेंज में देखो कैसे करेंगे। इसको इस टाइप से ड्रॉ कर लो, इस टाइप से। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, DE है, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो DE बात करेंगे ना, क्योंकि हम लोग जो है DM यानी स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो इसके केस में DE है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, ठीक है। और अपर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, वो भी आपकी कितनी होगी, DE। अब देखो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट की बात करूं, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, DE cos थीटा, DE cos ऑफ थीटा। भाई जैसे कोई ट्रेंगल है जैसे मान लो आपका कोई इस टाइप से ट्रेंगल है यहाँ पे आपको जो है कंपोनेंट लिखने हैं ना, कंपोनेंट लिखने हैं। मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसको आप एक्सटेंड करोगे, इस टाइप से इसको एक्सटेंड करोगे, और ये आप इस टाइप से इसको एक्सटेंड करोगे, है ना, इस टाइप से इसको एक्सटेंड करोगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है, दोनों के केस में डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है कंपोनेंट आते हैं, है ना, जो रिजॉल्व करते हैं। हम लोग रिजॉल्विंग कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसके बेस में, इसके बेस मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या देगा, एक्स कॉस थीटा, एक्स ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे क्या देगा, वाई इक्वल टू साइन थीटा, वाई साइन थीटा। वही वही यहाँ पे लॉजिक लगा रहा है, यानी एक्स का ये जो कंपोनेंट है ये DE cos थीटा देगा, किसका, पॉजिटिव का, पॉजिटिव एक्सिस है ना। इसको एक इमेजिनरी लाइन और ड्रॉ कर लो, तो ये आपको चमक गया होगा कि ये जो है एक क्वाड्रेंट में बात हो रही है ना, ये क्वाड्रेंट में बात हो रही है। बट यहाँ पे हम देखो अपर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट आपका ज्यादा होगा। अभी देखो कैसे होगा, तो ये आपका जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में DE cos थीटा हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में DE cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो ठीक है,
अब देखो ये जो DE है इस टाइप से बने हैं, ये जब ऐसे मतलब कि इस टाइप से हो जाएंगे पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक DE इधर लग रहा है, एक DE स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो कॉस थीटा यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी आपकी जीरो आएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बाकी ये जो DE है ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो यानी वाई एक्सिस पे आपकी जो है DE जो है डबल हो जाएगी, यानी 2E साइन थीटा हो जाएगा 2E साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, 2E साइन थीटा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका DE साइन थीटा हो जाएगा, DE साइन थीटा, है ना, DE साइन थीटा। ओके, तो देखो एक दूसरे को ये कट कर देंगे, तो x की रिस्पेक्ट में आपकी जो है DE कॉस E एट एक्स की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड x, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो होने का कारण यही है कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये नैरिफाई कर देंगे ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अब देखो इसको थोड़ा सा, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप मैंने काटी है तो इसको ऐसे बाहर निकाल लो, इसको यूं ऐसे बाहर निकाल लो, है ना, ये ऐसे बाहर निकाल लो इसको, ये हो गया। तो ये मैंने मास कट किया था, ये DM हमारा था, ये हमारा D थीटा था, ये हमारा D थीटा था, है ना, और ये हमारा रेडियस R था, रेडियस R, इसको कैपिटल R बोल दो, इसको कैपिटल R बोल दो, ये आपका जो है कैपिटल R हो गया, ये रेडियस है आपका, ये D थीटा एंगल पे है, ये DM है आपका जो है मास है आपका, ठीक है। अब देखो इसके सेमी सर्कुलर के बेसिस पे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये DE आपका कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप E लिखना चाहो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा आएगा, DE साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा यानी साइन के कंपोनेंट की वजह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर पा रहे हैं। कॉस के कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को नैरिफाई कर दे रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, नैरिफाई। और हम लोग ये देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना, जीरो होगी। और अपर साइड जो है यानी ऊपर की ओर जो है DE साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कॉस वाले तो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, ईच अदर, कैंसिल विद ईच अदर, तो ये DE साइन थीटा होगा। अच्छा, सर्कुलर के केस में, जो सर्कुलर के केस में अगर मैं मतलब कि इंटीग्रेशन करता हूं, एरिया जो निकालता हूं सर्कुलर के केस में, तो अगर मैं लिमिट रखूंगा तो ये 0 से 2 पाई रखता हूं, भाई 2 पाई क्या होता है, रेडियन में 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन में, और डिग्री में हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 होता है। बट यहाँ पे सेमी सर्कल है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे, लिमिट हम कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 से पाई के बीच में रखेंगे, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में, है ना। 2 पाई क्या होता है आपका 360 होता है, पाई क्या होता है 180 होता है ना, तो 0 टू पाई रखेंगे यहाँ पे, 0 टू पाई रखेंगे ना। ओके, अब DE क्या होता है भाई, DE हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे DE क्या निकाला था मैंने अभी पिछले बार, अभी पीछे निकाला था, तो DE क्या निकाला था, DM अपॉन R स्क्वायर, ये निकाला था, ये निकाला था। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, यानी जो स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो ये होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर E 0 टू पाई, ये क्या हो जाएगा, G टाइम्स ऑफ DM बटे R स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब देखो G क्या होगा, कांस्टेंट है, R क्या है, रेडियस है, तो R बाहर ले लो, तो ये दोनों क्या ले लो, बाहर ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्या हो जाएगा आपका, G बटे R स्क्वायर 0 टू पाई, 0 टू पाई, 0 टू पाई DM इंटू साइन थीटा। अब बात फंसी कि इंटीग्रेट तो कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा है, तो जो आप इंटीग्रेट करते हो या डिफरेंशिएट करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू करते हो ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसी की लिमिट रखोगे, है ना। थीटा की लिमिट 0 से पाई है, बट यहाँ पे D थीटा तो है ही नहीं है, DM है, तो DM को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, D थीटा से। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये कंसेप्ट जो है DM को कैसे रिप्लेस करेंगे यहाँ D थीटा से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा ज्यादा, इधर उधर का तो दिक्कत होती है ना, है ना। DE साइन थीटा ये क्या है,
ये आपको देखो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखो डी ई, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने क्या निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई डी ई ऑफ साइन थीटा, ये निकाला था, ये निकाला था, है ना, ये निकाला था, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये ई होगा ना, ई साइन थीटा है, यहाँ पे ई साइन थीटा मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, ई साइन थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एलिमेंटल, मतलब कि छोटे से पार्ट के लिए हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ मतलब जो फाइंड कर रहे हैं वो पूरे पूरे सेमी सर्कुलर आर्क में हम लोग देख रहे हैं ना, सेमी सर्कुलर पूरे आर्क में देख रहे हैं, तो इसको हम लोग डीई ना लेके आपका जो है ई लेके चलेंगे, ई लेके चलेंगे। और ये जो आपने यहाँ पे डीई शो किया है, यानी जो हमने यहाँ पे डीई शो किया है, यानी यहाँ पे तो एलिमेंटल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी डीई साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आपका डीई साइन थीटा, ठीक है। अब डीई की वैल्यू क्या होती है, डीई की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा, 0 to पाई डीई आपका क्या हो जाएगा, जी टाइम्स ऑफ डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, है ना। अब इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। अब जीएम क्या है भाई, जी बाई आर स्क्वायर क्या है, जी बाई आर स्क्वायर, जी बाई आर स्क्वायर क्या है आपका इलेक्ट्रिक, यहाँ पे अब देखो कंसेप्ट ये है, जीएम के रिस्पेक्ट में हमको तो करना नहीं है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, क्योंकि थीटा वैल्यू है ना से पाई, तो डी थीटा की वैल्यू में जब रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो डीएम को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, डी थीटा से। तो अब ये कंसेप्ट आता है, यहां से जो है थोड़ा सा समझना कि कैसे होगा। अब देखो ये छोटा सा जो एलिमेंट था, ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट यहाँ पे काटा था स्ट्रिप में पूरे, तो इसके बिहाफ पे अगर मैं ये बोलूंगा कि जैसे देखो, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो m बाई पाई आर क्या है, या आपका सर्कुलर आर का जो है एरिया है ना, तो पर यूनिट मास में इतना एरिया कंटेन करेगा। तो अगर आपकी बात करें तो मतलब कि डीएम मास में आपका कितना एरिया कंटेन करेगा, तो आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा, तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, बस यही समझना था। यानी पर यूनिट मास में, मतलब कि एक यूनिट मास में जो है पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो डीएम मास की बात करेंगे यानी स्मॉल एलिमेंटल मास की बात करेंगे तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो यहां से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एम डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा डीएम बाई पाई, डीएम इंटू पाई, ये डी थीटा कितना हो जाएगा, डीएम डीएम सॉरी ये कुछ इस तरीके से हमको डीएम की वैल्यू निकालनी है ना, तो डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डीएम अपॉन एम डी थीटा बटे पाई। अब ये डीएम जो क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी सेमी सर्कुलर के केस में, यहाँ पे लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 to पाई, और जी और आर बाहर ले लेंगे तो जी बटे आर स्क्वायर बाहर आ गया, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और आर क्या रेडियस है, तो ये आप जो है मतलब कि कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हो। तो यहाँ पे डीएम की जगह क्या पुट करेंगे, तो एम डी थीटा बाई पाई इंटू साइन थीटा। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसको जो है ये आपका जो है ये नेट जो रिजल्ट आएगा, ई बराबर वेक्टर ई बराबर जी अपॉन आर स्क्वायर, ये पाई भी कांस्टेंट है तो जी बराबर पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है तो एम भी तो कांस्टेंट होगा, तो एम जी बाई पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 to पाई, है ना, 0 to पाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये जी एम बाई पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा, है ना। डिफरेंशिएशन में उल्टा चलता है, कॉस का माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन में जो है कॉस साइन का माइनस कॉस होता है ना। 2 मिनट।
हेलो, ठीक है। तो यहां से कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है, तो 0 से पाई आप लिमिट रख दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, जी एम बाई पाई आर स्क्वायर। तो लिमिट आप पुट करोगे तो कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस ऑफ पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 0, है ना। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट यहां से रखोगे तो क्या हो जाएगा, जी एम बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। तो माइनस कॉस ऑफ पाई, और ये माइनस कॉस ऑफ 0 होगा ना। तो ये कितना, कॉस पाई कितना होता है -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कॉस पाई -1 है तो नेगेटिव पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और कॉस 0 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू जी एम बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2gm पाई आर स्क्वायर, है ना। अब अलग अलग केस होते हैं, कॉस की वैल्यू अगर बोल दिया कि जो है 90 डिग्री होगी तो उसके केस में क्या होगा, है ना। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर आपका जो है क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लो आप, जो है एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ जो है, नोट कर लो भैया, नोट हो गया, चलो ठीक है। ओके, देखो ज़्यादा मुझे इसको रफ नहीं करना, लिखने में मेहनत लगती है, ठीक है। ओके, तो देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपका बोल सिंपल है कि एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, देखो एक ट्रेंगल है आपका, देखो क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेंगल है, इस पे क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूट है तीनों पॉइंट पे, एम मास आपके रखे हुए हैं तीनों पॉइंट पे, इस पे भी आपका जो है एम मास प्लेस्ड है ना। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ई मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई डायरेक्शन में क्या होगी, ये बताना है, ये बताना है, ठीक है, ये बताना है हमको। तो देखो कैसे बताएंगे, देखो कैसे बताएंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे बताएंगे। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं तो ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे एक्स के डायरेक्शन में, तो आपका जो है तीनों पॉइंट के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सिमिलरली इन वाई डायरेक्शन तीनों पॉइंट के अबाउट, यानी ए मास से भी आपको मिलेगा, बी सी तीनों मास के अबाउट जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ई वाई भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी, है ना। खत्म, खत्म नहीं, अभी देखो निकालना है। तो x के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, बाहर इसको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करो, है ना। इस टाइप से है ट्रायंगल भाई, इसी टाइप से तो बनेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, है ना। ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा खेल किसका है, एंगल का है, पूरा खेल किसका है, एंगल का है, पूरा खेल आपका किसका है, एंगल का है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ करूँ तो यहाँ 60 डिग्री है ये, अगर सॉरी ये आपकी कितना है 120 डिग्री है, सारे एंगल कितने 120 डिग्री हैं, 120 ये भी है, 120 ये भी है, 120 ये भी है, तो इसका अगर हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, ये आपका कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। अब देखो अगर कंपोनेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, ये इस टाइप से ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा। तो ये ई साइन थीटा यानी एक्स के डायरेक्शन में आप अगर देखोगे, एक्स के डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ई कॉस ऑफ थीटा, ई कॉस ऑफ 60 डिग्री, और ये ई कॉस ऑफ 60 डिग्री, ई कॉस ऑफ 60 डिग्री एक्स के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो सॉरी ये ई साइन थीटा होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई,
ये ई साइन थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल है ना। तो ये आपका जो है अगर ऐसे देखो तो ये वाला आपका जो है साइन देगा, क्योंकि जिस मतलब कि प्लेन से अटैच होता है एंगल वो आपका जो है कॉस देता है, सॉरी साइन देता है ना। तो ये आपका जो है इसके अबाउट देखो तो ये प्लेन जो है आपका क्या है भाई, ये प्लेन आपका क्या है, ये प्लेन वर्टिकल एक्सिस है तो ये साइन थीटा देगा, और ये प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो ये कॉस देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका जो है E1 साइन 60 हो जाएगा, और ये E2 साइन 60, और ये आपका क्या हो जाएगा E cos 60, E cos 60, E cos 60। अब देखो दोनों के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे यानी दोनों कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे टू यू हो जाएगा, यानी कॉस वाले क्या हो रहा है, कॉस वाले ऐड हो जा रहे हैं, साइन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कॉस वाले ऐड हो जाएंगे, साइन वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। भाई ये एक दूसरे को क्या कर देगा, नरीफाई कर देगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक्स के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट के अबाउट कितना लिखा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, और सी पॉइंट के अबाउट कितना होगा, सी पॉइंट के अबाउट भी देखो यार, अगर यहां से देखो तो सी पॉइंट के अबाउट भी देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो तीनों जब अगर 0 होगा तो ये ई नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ई एट एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, अगर कॉस की बात करें यानी ई एट वाई की बात करें तो वाई में देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वाई में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, हैंकी कहाँ गई, वेट, देखो ई आपको जो है वाई के रिस्पेक्ट में देखना है, तो वाई डायरेक्शन में देखो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर वाई डायरेक्शन में आप बात करो, वाई डायरेक्शन में आप बात करो तो वाई डायरेक्शन आपकी जो है ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी इसकी वजह से, यानी पॉइंट, ये आप अगर ए पॉइंट ले लो, ये ओ मान लो, ये बी, ये सी, ये डी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है, एक ही पॉइंट के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो एक ही पॉइंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ई और ए बी के अलोंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई ए बी के अलोंग भी 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी और सी आपस में जो है साइन के कंपोनेंट है, तो साइन का कंपोनेंट क्या कर देंगे, एक दूसरे को नरीफाई कर देंगे, तो वहां पे बी और सी के अलोंग जो है, सॉरी ए और बी के अलोंग जो है 0 हो जाएगा। तो सी के अलोंग जो है इसको ए बी पॉइंट मान लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिखाया ए बी के पॉइंट के अलोंग जो है 0 हो जा रहा है, तो ए बी है ना, ए बी पॉइंट के अलोंग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई सी के अलोंग आएगा, तो ई वाई कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, और ई सी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जी एम बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब आर क्या होगा, आर आपका क्या होगा, ट्रेंगल का एल्टीट्यूड होगा, ट्रेंगल का एल्टीट्यूड होगा, आर क्या होगा, ट्रेंगल का एल्टीट्यूड होगा। अब देखो कैसे इसको निकालेंगे, देखो थोड़ा सा याद रख लो, यहाँ पे जो आर, अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड, कोई भी अगर ट्रेंगल है, देखो कोई भी अगर ट्रेंगल है, कोई भी अगर ट्रेंगल है, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये कितना है 60 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री। तो ये कंपोनेंट अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर ये एल्टीट्यूड की बात करोगे तो ये एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अगर मान लो P है, ये Q है, ये साइड R है, ये R/2 हो जाएगा, ये R/2 साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 से साइन 60 कितना होता है, √3। ये इसको H मान लो, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, तो ये H मान लो, H साइन 60 हो जाएगा, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इस केस में एल्टीट्यूड की जो वैल्यू आती है a√3/2 आती है, a√3/2, a√3/2, ये √3 होगा ना, है ना। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे r, कैपिटल R की वैल्यू रखोगे कितना आएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a√3/2, a√3/2
बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, Gm/a² 3/4, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलोंग y डायरेक्शन में कितनी आएगी, Gm, ये ऊपर 4 चला जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका जो है a² है ना, a² इंटू 3। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो है y डायरेक्शन में आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 4Gm/3a², 4Gm/3a², है ना। ओके, अब देखो ये आज का जो लेक्चर था ये पूरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे था। अब जो इसके केसेस और फर्दर जो आएंगे, जो पॉइंट मतलब कि पॉइंट के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सर्कुलर रिंग की तो बात हो गई, आज जो है आर की बात हो गई। अब बचा क्या है आपका जो है स्पेरिकल के केस में आपके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, जब आपके जो है स्मॉल आर ग्रेटर देन आर हो जाता है तब कैसा ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ना, आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है तब कैसे होता है। तो ये मतलब कई सारे 3 केसेस जनरली होते हैं स्पेरिकल में, आपके 3 केसेस जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ अच्छे अच्छे जो है इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।